Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. Welcome back with another episode of Meaningful. हाँ. और इस वीक हम कुछ आपके लिए मजीद स्टोरीज लेकर आए हैं और कुछ मोर रेलेवेंट स्टोरीज और कुछ वो वाली स्टोरीज जो आपने डिमांड की थी हमसे कि हम उनको लाजमी डिस्कस करें. हमारी यूजुअली हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि हम उन तमाम स्टोरीज को टच अप कर सकें जो आप कमेंट्स में मेंशन करते हैं, बट समहाउ कभी किसी स्टोरी से रिलेटेड अगर हमें वेरीफाइड कंटेंट ना मिले तो हम उसको यूजुअली डिस्कस करने से इज्तनाब भी करते हैं. उससे पहले एक बहुत ज़्यादा थैंक्स करने की ज़रूरत है जो रिस्पॉन्स में टीवी लाउंज में आया. तो बहुत शुक्रिया. हमारे वो व्यूअर्स जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि मीनिंगफुल में हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हम यूजुअली बातें करते हैं, लेकिन टीवी लाउंज हमारा एक शो है जिसमें हम ऑनगोइंग कुछ ड्रामास के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं. सो अभी शो का बाकायदा आगाज करते हैं. तो सबसे पहले न्यूज़ है, एहसन कहाँ से ला रहे हो? सबसे पहली न्यूज़ यहीं से ला रहा हूँ. सबसे पहली न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करें वो है फहद मुस्तफ़ा की. एक उन्होंने रिव्यू दिया जो फिल्म्स के टेक के ऊपर था. थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है उसको सेट कर लेते हैं. वो ये है कि अब आफ्टर कोविड-19 20 एंड 21 फाइनली पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो अपने रिवाइवल की तरफ जा रहा है. तो कुछ मूवीज आ रही हैं. पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइवल की तरफ जा रहा है और कोविड-9 वेरिएंट्स के साथ आ रहा है. दोनों अपने रिवाइवल में जा रहे हैं. सो बहरहाल कुछ मूवीज जो थी वो बैक एंड फोर्थ जो है वो अब लॉन्च हो रही हैं. सो उन मूवीज के ट्रेलर्स भी आप लोगों ने शायद देखे होंगे. यूजुअली हम आपको बताते भी रहते हैं. अरसलान भी अपने डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू आपको बताते रहते हैं. थ्रोबैक थर्सडे में हम पिछले कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. मुंशी जी रपट लिख लो में हम कुछ नए रिसेंट को डिस्कस करते हैं, रिव्यू करते हैं. सो होता इस तरह है कि मूवी आने के बाद हम मूवी को देखकर उसका एक रिव्यू जो है वो आप तक लेकर आते हैं. और रिव्यू हमेशा अच्छा ही नहीं हो सकता. हम यूजुअली ये कोशिश करते हैं कि रिव्यू में हम आपको दोनों साइड्स बताएं, गुड्स और बैड्स, जो कि यूजुअली कुछ मूवीज ऐसी होती हैं. मैंने कई दफ़ा ये बात मुंशी जी में कही है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है मूवीज में गुड पॉइंट्स भी निकालना. लेकिन हमने हर एक का प्रोस्पेक्टिव रखना होता है. और मैंने ये बात भी एक्सप्लेन की कि मैं 3-4 बंदों से भी पूछ लेता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा. तो फिर मैं उस प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूँ मूवी को, या मैं उस देखता हूँ कैनवस. तो फिर मैं कहता हूँ चलो ठीक है ये एक गुड पॉइंट है. फिर बैड पॉइंट्स जब अगर तो एक बंदा मुझे कन्विंस कर ले कि मेरा बैड पॉइंट है और उसका गुड पॉइंट है और उसके पास इतने दलाइल हैं कि मेरा बैड पॉइंट गुड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं उसे गुड पॉइंट भी कह देता हूँ. हुआ ये कि फहद मुस्तफ़ा ने ये कहा कि जब एक मूवी आती है तो ब्लॉगर्स को चाहिए कि वो रिव्यूज़ अपने डिले कर दें. देखिए, अगर तो कोई रिव्यू डिले हो जाए तो फिर एक रिव्यू का मकसद क्या होता है ऐसे इन योर लाइफ? अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो वो आपके रिव्यूज़ के थ्रू थोड़ा हो जाए कि अच्छा इनके रिव्यू के मुताबिक मूवी अच्छी है तो आप फिल्म का रिव्यू छोड़ देना. आप किसी भी चीज़, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, आप आज के दौर में आप एक मोबाइल लेने जाते हो तो आप पहले रिव्यूज़ पढ़ते हो ना, देखते हैं. करेक्ट. तो अगर तो रिव्यूज़ वही बेहतर होते हैं जो ज़्यादा और जल्दी ऑथेंटिक और जल्दी आ जाया करें. करेक्ट. और अगर तो रिव्यूज़ डिले कर दिए जाएं तो फिर क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इससे क्या मूवी लोग देखने आएंगे? नहीं, it doesn't make any sense ना. हाँ, तो फिर तो रिव्यूअर्स का काम ही खत्म हो जाता है. मतलब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जैसे इंडिया है, इंडिया में रिव्यूज़ थर्सडे को आ जाते हैं, मूवी फ्राइडे को रिलीज होनी होती है. कई दफ़ा फ्राइडे मॉर्निंग में आए हुए होते हैं. हमने तो फ्राइडे नाइट को लगाया था. अच्छा, बाय द वे आई वाज द ओनली वन, ये एक भी एजाज़ हासिल है खेल में जिसने सबसे पहले खेल का रिव्यू किया. और टिका के गालियाँ भी पड़ी. ऐसी बात नहीं है, टिका के गालियाँ पड़ी. बट उसमें मुंशी जी जब स्टार्ट किया था फर्स्ट एपिसोड में ये बात कही थी कि इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे अच्छी नहीं लगी. आपको अच्छी लग सकती है या मतलब आपको डेफिनेटली अच्छी लग सकती है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुझे भी अच्छी लगेगी. सो मुझे उनकी ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि इस स्टेटमेंट से वो क्या साबित करना चाहते हैं. क्या वाकई ही फिल्म के इस तरह से फिल्म लोग ज़्यादा जाके देखेंगे अगर उनके ब्लॉगर्स अपना रिव्यू लेट कर दे तो? नहीं, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू इससे बारे में? यार, जब मैंने ये ट्वीट या जब उनका एक व्यू पॉइंट जो था उसको पढ़ा था तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड कि आप ये बात कर रहे हैं कि
मूवीज अपने रिवाइवल की तरफ आ रही हैं, हम सिनेमास को ओपन करना चाह रहे हैं। हाँ. तो ऐसे रिव्यूज या बैड रिव्यूज या बिफोर टाइम रिव्यूज ना दिए जाएं, ताकि लोग सिनेमा में आ सकें। माय पॉइंट इज कि जैसे मैंने रिव्यू नहीं पढ़ा और मैंने जाकर मूवी देख ली और मुझे मूवी नहीं पसंद आई, डू यू थिंक आई विल कम बैक टू द सिनेमा? आई विल नॉट। तो फिर सिनेमा का रिवाइवल तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, आप नहीं कर सकेंगे अगर आप मूवी उस क्वालिटी की नहीं बनाएंगे। बेसिकली रिव्यू का पर्पस ये है कि आप मूवी क्वालिटी की बनाएं। आप ये बात छोड़ दें कि उसके रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं या बैड रिव्यूज आ रहे हैं। लोग अच्छी चीजों में से भी बुरी चीज निकाल लेते हैं, बुरी चीजों में से भी अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मेन थिंग इज कि सिनेमा में जो कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है वो क्वालिटी वाला है कि नहीं, लोग उसे देखने आ रहे हैं या नहीं। मेरा नहीं ख्याल इसमें व्यूअर्स का या रिव्यू करने वालों का या ब्लॉगर्स का इनका कोई रोल इस तरह का ऐसा होता है। लोग सिर्फ एक ओपिनियन देखते हैं उनका। और वैसे भी मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी व्यूज देखे हैं, जिन बड़े बड़े पेजेस जिन्होंने भी किए हैं रिव्यूज, उनने एक तो किए भी एक वीक के डिले के साथ आए। आई वाज वेटिंग फॉर देम कि कब ये लोग लगाएंगे। जैसे मैं बात अगर करूँ समथिंग हॉट की या फुशिया की, ये बड़े पेजेस हैं हमारे पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, और उन्होंने तकरीबन 5-6 दिन के डिले के बाद वीडियोस लगाई इस मूवी की रिव्यू की। और उसमें भी मतलब एक तो 6 दिन का डिले आ गया, यानी कि आपने इतना टाइम दिया कि अवाम चाहे वो जाकर देखे। लेकिन उन पे कितने ही व्यूज आ गए हैं, 1 लाख व्यूज, मतलब 1 लाख व्यूज समथिंग हॉट पे आ गए, 1 लाख व्यूज उस पे आ गए, फुशिया पे आ गए, 2000 व्यूज मेरे आ गए। कि पाकिस्तान के अवाम 2,02,000 है, नहीं उससे कहीं गुना ज्यादा है। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा मतलब क्रिटिक्स को लेके मतलब सीरियस है? जब हम सिनेमा गए थे वहाँ पे 18 लोग थे, तब तक तो कोई रिव्यू नहीं आया था, तब तक तो अखबार में भी कोई रिव्यू नहीं आया था, और तब तक वीडियो वाला भी कोई रिव्यू नहीं आया था। तो सिनेमा में 18 लोग क्यों थे खेल में देखने के लिए? तो इस चीज़ का जवाब प्रिंसिपल मुस्तफा ने, क्या उन्हें ब्लॉगर्स ने मना किया है किसी के थ्रू क्या आप खेल में देखने ना आए? बड़ा ही बचगाना पोस्ट था। और बड़े आप बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, और मैंने कभी आपसे इस तरह की आपके मतलब आपके ओपिनियंस बड़े अकलमंदाना होते हैं। मुझे आपकी इस ओपिनियन की समझ नहीं आई, या तो आप इस ओपिनियन को जस्टिफाई कर दें, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? Same goes for me too, but whomever it is concerned, उनको एक दफ़ा बात फिर क्लियर कर दें कि व्यूज़ या रिव्यूज़ का ताल्लुक हरगिज़ इस चीज़ से नहीं है कि हम आपको सिनेमा की तरफ बुलाना चाह रहे हैं या सिनेमा से वे करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं। ये अगर सिनेमा से मूवी देखकर भी लोग बाहर निकले और उनसे आप पूछें वो अपना रिव्यू देंगे। शीनो का ही मूवी आई जो हम देखने गए, 3 बंदे थे वहाँ पे, मैं, मून और आशिर, पूरे सिनेमा में और कोई नहीं था। सिनेमास के लिए कितना नुकसानदेह है 3 बंदों के लिए मूवी चलाना। आई थिंक कि इसकी जो जिम्मेदारी है ये ब्लॉगर्स के शोल्डर्स पे डालने के बजाय आप अपने फिल्म राइटर्स पे जाएं, आप अपनी फिल्म मेकिंग स्ट्रांग करें। फिल्म मेकिंग स्ट्रांग होगी तो लोग सिनेमा में खुद ब खुद आएंगे, ब्लॉगर्स उनको नहीं रोक सकेंगे। चल, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ब्लॉगर्स डोंट सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। या आप इस चीज़ का तो बिल्कुल भी इस चीज़ से लिंक नहीं बना सकते कि मैं पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट नहीं करता। अब अगर आपने देखना है ना कि मैं पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता, कभी आप मेरे घर का चक्कर लगाएं फिर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या है और क्या क्या नाम है जो आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो इसके बाद इसके साथ ही मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। अगली जो आगे जो आ रही है ना 4 नंबर न्यूज़, उसमें मैं आपको अभी 4 नंबर न्यूज़ जो आएगी ना उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। चलो ये न्यूज़ चली गई है, तो नेक्स्ट न्यूज़ लेकर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इट इज़ अबाउट our very own movie making thing जो हम लोग इस विंटर में 2018 में इसका ट्रेलर आया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द लास्ट फॉलोअर। हैरी पॉटर की एक फैन बेस मूवी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं वलीद अकरम, और इसके राइटर भी वही हैं। इसके साथ ही इसमें आपको बहुत यंग कास्ट ही नज़र आएगी। हुआ ये कि GCU में इन्होंने एक हैरी पॉटर थीम्ड एक वीक मनाया। मैंने जाना था ये मूवी देखने के लिए, लेकिन तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं मूवी देखने नहीं जा सका। बाय द वे बीइंग रावियन, मेरा ये एक फ़र्ज़ में बनता था कि मैं जाऊँ और जाके देखूँ, लेकिन बस कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाया। और इस तरह का अगर आप ट्रेलर देखें, हैव यू सीन द ट्रेलर? नो।
ओके इस तरह का अगर सिनेमा है तो इस तरह का सिनेमा डेफिनेटली वी सपोर्ट सच काइंड ऑफ सिनेमा। आपको कोई अब देखें एक मूवी आ रही है पीछे तो देखो यासिर हुसैन की, और एक ये मूवी है लास्ट फॉरवर्ड, अभी 2018 में बनी है और बच्चों ने बनाई है, खुद ही बनाई है। उसमें जीसीयू को उन्होंने बिल्कुल हॉगवर्ट्स फील दे दी। और पीछे तो देखो कि अगर तुम ग्राफिक्स देखो वो इतने बचगाना है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी को भी पसंद आने वाले हैं। मतलब इस तरह की मूवीज अब कौन देखे, वो बी ग्रेड मूवी लगती है। और इसमें इतना प्रोफेशनल काम लगता है लास्ट फॉरवर्ड में। इस तरह के सिनेमास को हर कोई सपोर्ट करना चाहेगा, और मैं चाहूँगा कि ये मूवी सिनेमास में लगे, लेकिन ये जैसे कि अपने ही थिएटर में लगी, क्योंकि जीसीयू का इसमें था। वो चाह रहे थे कि इसके स्क्रीनिंग और बढ़ाएं, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग जो रोक दी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको बड़े स्केल पे भी रिलीज़ करेंगे। बेसिकली ये मूवी 150 ईयर्स आफ्टर वोल्डेमॉर्ट डेथ के बाद की स्टोरी है, और फैन बेस्ड है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था ये मूवी देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं देख पाया, और आपने तो ट्रेलर भी नहीं देखा। बट हम ज़रूर जाएंगे इस मूवी को देखने। नहीं देखा ट्रेलर यार मैंने थोड़ा बहुत वो देखा, जो ओपनिंग उन्होंने दिखाई कि वो जो प्रोफेसर सीट पे बैठे होते हैं और उनके इर्द गिर्द काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दैट वाज द ट्रेलर। यस। हाँ, तो मैंने वो थोड़ा सा ही देखा था, मैं ज़्यादा नहीं देख सका था, बट आई जस्ट कॉट ऑल द थिंग्स। लेकिन अगर तुम उसके देखो ना, उन्होंने जो VFX यूज़ किए हैं, जो कलर ग्रेडिंग है, और जो उन्होंने इवन जो क्लॉथिंग भी बच्चों ने यूज़ किया, वो भी बिल्कुल इस तरह लगता है कि हॉगवर्ट्स की है। सो इस तरह के सिनेमास को दिल भी करता है कि आप बार बार जाएं, फिल्में देखें, और ताकि इस तरह की फिल्में कमाएं। प्लस ये कि वो बच्चे खुद इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक इस तरह की चीज़ है कि कोई उनको बहुत बड़ी फंडिंग या इस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं है। जीसीयू खुद ही इसको सारे को कर रहा है और इसको लेकर चल रहे हैं। जीसीयू इज़ द प्राइम नेम। सो लेट्स सी कि मूवी कैसा परफॉर्म करती है। हम खुद भी जाएंगे वो मूवी देखने, एंड विल सी, और फिर आप तक उसका रिव्यू भी लेकर आएंगे, ताकि वो कैसा है। नेक्स्ट इस स्टोरी को करते हैं साइड पे, और अगली स्टोरी को लेकर आते हैं, क्योंकि अगली स्टोरी बड़ी अच्छी मजे की। मुझे इस स्टोरी का कोई रीजन समझ नहीं आया, ऐसे नहीं कहा कि ये स्टोरी जरूर डिस्कस करनी चाहिए। एक पर्सपेक्टिव था, आई थॉट कि इसको डिस्कस करना चाहिए था। अभी आप लोगों ने शायद देखा होगा अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि आसिम अजहर का एक रिसेंट एक कॉन्सर्ट हुआ, और उस कॉन्सर्ट में एज सच यूजुअली कॉन्सर्ट थिंग थी, लेकिन उसके अंदर हमें नजर आई हानिया आमिर। अच्छा, हानिया आमिर का नजर आना इसीलिए भी हैरानगी की बात है क्योंकि कुछ टाइम पहले हानिया आमिर ने इस तरह का एक ट्वीट किया था, इधर यू कैन बी दिस और इधर यू कैन बी दैट, तो हम उसको फिलिंग द ब्लैंक्स में कर देते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप ठीक है, यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, और आप सारी रंजिशें बढ़ाकर आगे चलना चाहते हैं, और दिस इज द मैच्योरिटी, राइट, वेरी राइट थिंग। बट कुछ लोग जो हैं इसमें इस चीज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी भी कोई चीज़ होती है, कि आप पहले डंप कर दें फिर आप इस तरह की कोई चीज़ करें। तो आई डोंट थिंक सो। टॉक्सिक करके भी कुछ लिखा था। हाँ, इस तरह के बहुत सारे मिक्स रिव्यूज़ हैं, तो मुझे इस तरह लगा डटाई बनी डेडिकेशन, तो उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि नहीं, पता नहीं, आई डोंट लाइक दिस पर्सपेक्टिव ऑफ हर, कि पहले आप बोलते भी हैं, पहले आप बोल बच्चन भी बनते हैं, आप कीबोर्ड वॉरियर भी हैं, फटाफट आपके ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, स्टोरीज आ जाती हैं, फिर आप जाते भी हैं। वहाँ पे बेसिकली किसी और को सपोर्ट करने गई थी। किसको? जो वजाहत रऊफ के बेटे हैं, उनका भी गाना था, और उनकी फैमिली के साथ हानिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, लेकिन जिन्होंने वीडियो बनाई है वो औंधे नहीं थे, उन्होंने आसिम अजहर के गाने पे हानिया आमिर को झूमते वीडियो बनाई है। लेकिन हानिया आमिर की मुसलसल कमर थी उसकी साइड पे। क्या? हानिया आमिर की कमर थी। लाइक डज इट मैटर? यू टेल मी। तो फिर क्या वो अगर वो वहाँ पे If I have gone to आतिफ concert, does it matter कि मैंने आतिफ की तरफ कमर की हुई है? लेकिन अगर हानिया वहाँ चली गई तो फिर क्या, जब आसिम अजहर गा रहा था तो फिर वो बुर्का पहन लेती क्या? नहीं, कुछ भी ना करती, जाती एंजॉय करती, लेकिन उससे पहले फिर वो वाला ट्वीट ना देती कि इधर यू कैन बी एन एक्स विद द डिग्निटी और इधर यू कैन बी दिस एंड दैट। पता नहीं, इट्स अ मेसी थिंग, बट माय पॉइंट इज कि आप पहले इस तरह की चीज़ें ना करें, आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट है इस बारे में कमेंट करना कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए और उसको बाद में फ्रेंडशिप के तौर पे कंटिन्यू करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। होता है, यू टेल मी। मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो होता भी नहीं है ना। लेकिन मेरे लिए अगर कहने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है, कहने में अच्छा लग रहा है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन ये मैं वही कहता हूँ, मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ कि एडवाइसेस कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, करने में बहुत मुश्किल होती हैं। करने में बड़ा मुश्किल होता है जब तक वो आपसे रियल में होता नहीं है ना। मतलब अक्सर एक मूवी आई थी, मुझे याद है, नीरजा,
और उसमें ना वो टेररिस्ट अटैक करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे एरोप्लेन में बैठा हुआ हूँ और कोई टेररिस्ट आ गई तो मैं भी ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं सीट के नीचे घुस जाऊँगा। तो मैंने कहा कि मुझे श्योरिटी है कि मैं ये करूँगा भी कि नहीं पता, मतलब कहने में और करने में बड़ा फर्क है। करेक्ट। तो अगर ब्रेकअप के बाद दोस्ती कहने में बड़ा अच्छा लगता है तो करने में उतना ही मुश्किल पता नहीं होती है कि नहीं, आई डोंट नो। नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। आप उस इंसान को फेस ही नहीं कभी कर सकते जिसको आपने दिल दिया होता ना, फिर आपने उसको दिल ही दिया होता, फिर आप उसको किसी और टेम्पलेट में देख ही नहीं सकते, आप उसको फ्रेंड मान ही नहीं सकते। और हमारे कैमरामैन दोनों कर रहे हैं हाँ जी ऐसा ही है। बहुत टाइम दे दिया इस फजूल सी न्यूज़ को, आके करे फजूल सी न्यूज़ नहीं थी तुम्हें बाद में इसका बैकलैश पता लगेगा। लेकिन बहरहाल इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पे। हाँ, और अब हम आपके लिए लेकर आते हैं चल मेरे मखना की स्टोरी। यही स्टोरी है, चल मेरे मखना। इधर से ही मैं स्टोरी शुरू करूंगा। 2019 में चल मेरे मखना का रीमेक आया, राइट। तो मेरा कज़न मेरे पास आया एंड ही सेड कि शाज़िया मंसूर के पास सिर्फ एक ही गाना है चल मेरे मखना। नो। और मैं काफ़ी ऑफेंड हो गया उसकी इस बात पे। शाज़िया मंसूर के क्रेडिट पे बहुत अच्छे गाने। फिर नहीं, अभी मेरी बात पूरी होने दो ना। हाँ। इससे स्टोरी शुरू होती है। हुआ ये कि शाज़िया मंसूर की एक स्टोरी, शाज़िया मंसूर पिछले दिनों कनाडा गई हुई थी और हमने उनके कनाडा के विजिट को खूब इंजॉय किया है। यू नो दैट हमने खूब इंजॉय किया है उनके अकाउंट्स में जाके, क्योंकि शाज़िया मंसूर और हुमैरा चन्ना दो प्लेबैक सिंगर हैं 90s की, जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। और उन्होंने किसी एक कॉन्सर्ट में वो लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, वो वाला लगाया हुआ था और वो उतर रही थी। लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। और उस पे किसी ने ट्वीट करके एक मीम सी बनाई कि आप रुखसती के लिए जा रहे हो और रैंडम आंटी। हाँ, उस रैंडम आंटी अकाउंट का नाम है समथिंग असद अंकल कुछ करके, वो हम मेंशन कर देंगे। इस पे लोगों ने उनको समझाया कि व्हाट, मतलब आप क्यों कह रहे हो रैंडम आंटी, ये हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्टार नाम है शाज़िया मंसूर। सो शाज़िया मंसूर के बारे में स्पेशली आई वांट टू मेंशन 1996 में इन्होंने अपना जो है सिंगिंग कैरियर स्टार्ट किया फ्रॉम मूवी यस बॉस। ओके, यस बॉस नहीं, चीफ साहब, जिसमें वो गाना है सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया। और उसमें बेशुमार गाने, बहरहाल यस बॉस में भी उनके बहुत सारे गाने हैं। एक गाना मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ, तुम लोग को बड़ी चिढ़ होती है, प्यार की पहली नज़र। ओके, याद है? प्यार की पहली नज़र कर गई दिल पे असर। एंड ये मेरे कुछ फेवरेट्स हैं, आई वांट टू मेंशन, क्योंकि वो लोग नहीं जानते। तन डोले डोले हाय, वो भी तुम्हें पता है। एंड क्या क्या हुई बातें, हाँ बोलो ना बोलो ना। एंड रेशम का है लहंगा तेरा जाली की चुनरी। कितने गाने हैं, आपस की बातें आपस में रखना, चल मेरा मखना और बत्तियां बुझाई दी। सिर्फ ये सिर्फ दो गाने नहीं हैं जो शाज़िया मंसूर ने गाए, बेशुमार गाने गाए हैं। और मेरी नज़र में 90s में इससे अच्छी प्लेबैक सिंगर कोई नहीं है। करेक्ट। तो हुआ ये कि उस अंकल ने कहा कि ये रैंडम आंटी है, और उसके बाद अंकल ने नहीं, जो भी था उस अकाउंट ने और मैं उसको कहूंगा रैंडम, उस रैंडम अंकल ने कहा कि ये कोई रैंडम आंटी है। बट आफ्टर दैट लिसन रैंडम अंकल उसने अपॉलॉजी भी दी है उसके बाद। हाँ, बनती थी, बहुत जरूरी बनती थी। क्यों उसने कहा इसको रैंडम आंटी? यार ठीक है, किसी को नहीं पता तो नहीं, क्यों नहीं पता, अब फिर बात ही ना करो यार। वो तब भी वैसी थी, आज भी वैसी थी, हम दूर से भी जान लेंगे, पीटीवी पे आती नहीं है। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। अगर आपको नहीं पता तो आपको बोलने का हक नहीं है। अच्छा, आप फिर बाद में अपनी करेक्शन करें, ये ज्यादा जरूरी है। यू मेक मिस्टेक्स, हाँ, देन यू डू करेक्शन। हाँ, फिर उन्होंने बाद में स्पेशली उसके बाद एक ट्वीट किया कि मुझे पहले पता नहीं था, मैं सारे जो उतने भी फैन बेस्ड हैं उनकी उनसे माफी मांगता हूँ। उसके बाद मुझे मेरी वाइफ ने बकायदा ये गाने सुनाए हैं और अब मुझे शाज़िया मंसूर का पता है। इनफैक्ट इंडिया में भी उन्होंने गाने, इंडिया के कुछ रियलिटी शोज जज कर चुकी हैं, तुम्हें पता है ये बात? नो, पंजाबी जो चैनल्स आते हैं वहाँ के रियलिटी शोज जज, मैंने उन्हें एक दो शो में देखा है जो पंजाबी बेस्ड ही हैं। और इंडिया में कुछ म्यूजिक वीडियोस उनकी बड़ी फेमस हैं, वो कलियां गुजारा की भी राता कालियां, हाँ, वो इंडिया पे, उसमें समीर सोनी है और वो जो मूवी बनी हुई है। खैर, लेकिन अच्छे क्रेडिट्स हैं शादी। मैंने कहा था ना, नंबर 4 न्यूज़ से आपको पता लगेगा कि मेरा इवन ये जो बारात वाले सारे सीक्वल के सारे शाज़िया मंसूर के हैं, और शाज़िया मंसूर जो गाती हैं वो हिट हो जाता है मेरे नजदीक। तो ये इवन उनके वो स्लो गाने अगर तुमने कभी सुने हो, राता
राता कालियां राता सुना है? एक और वो है रीड करा तनमन नीरो नील। अभी फिर सारे गाने इधर आ जाएंगे, बहुत गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। चलो लेकिन खैर आगे चलते हैं। शी इज द पॉपुलर नेम ऑफ पाकिस्तान और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक स्टार है। तो अगर आपको ना पता हो तो थोड़ा सा करने से पहले कर लिया करें, बाकी मीम शीम के पर्पस के लिए तो फिर सारा कुछ ही चलता है। हाँ, क्योंकि हम भी मीम्स बनाते हैं। चलो आगे चलो चलें इसको करते हैं साइड पे। अब हम लेकर आते हैं एक हैवी सी स्टोरी जो कि बरस बाय बरस बढ़ती जा रही है। ये स्टोरी है बेसिकली हमारे बहुत बहुत प्यारे स्टार, सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान फवाद खान की, जिनका 40th बर्थडे, लगता नहीं उनको देख के कि उनका 40th बर्थडे है। मुझे तो वो अभी भी इस तरह लगता है जिस तरह 31, 32 इस तरह का। 31, 32 तो तुम हो। Should I tell them my real age? It's 27. तो कितनी कम है? 4 साल बाद कम है। तो 31, 30. What is wrong with you? Tell them your age. तो 27 है। It's 27. हम दोनों की। Do you look like that? No, I don't look like then. that. And do I look like 27? No, you don't look. Then. So इसके साथ ही हम जिस स्टोरी को डिस्कस करें वो है फवाद खान की 40th बर्थडे, जिसमें उनकी बढ़ती उम्र रुक सी गई है। तो उन्होंने दुबई में मनाई और वहाँ पे दिखी उनकी वाइफ थी सदफ। ढेर सारे लोग उसके अंदर जो थे वो नजर आए, जिसमें थे फैसल कबाड़िया जो स्ट्रिंग्स के मेंबर थे पहले, और हमें नजर आए सनम सईद, और हमें नजर आए मोहिब मिर्जा। हमें बहुत सारे लोग नजर आए लेकिन वो ब्लर होने की वजह से हमें सही नजर नहीं आए। हमें अच्छे खासे लोग नजर आए उस क्रूज पे। आसिम जोफा नजर आए हमें सही नजर नहीं आए, वो ब्लर से थे। आसिम रजा भी नजर आए जो डायरेक्टर हैं हमारे मोमन जहां के। और इसके अलावा मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। अदनान अंसारी जो मेकअप आर्टिस्ट है। मुझे लगता है कोई कैंपेन थी जिसपे सारे थे गए। फैसल कुरैशी जो यूफन के एड्स में आते हैं अक्सर, वो भी थे, सारे थे। किसी एक यॉट पे उन्होंने अपनी बड़ी मजे की बर्थडे मनाई। So we wish them a very happy belated birthday. और what we want is कि फवाद खान मजीद थोड़ा सा काम करें। हाँ, हमने आपको फेडिंग स्टार्स में ऐड नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके कुछ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन हम मिस करते हैं फवाद खान को एज एन एक्टर कि उनके ड्रामास भी अब आए। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उन्होंने ड्रामा से ब्रेक लिया। एग्जैक्टली। तो फवाद आगे चलते हैं, मस्ट कम बैक। हाँ, आगे चलते हैं। पहले मैं क्लास रख लूँ फिर मैं स्टोरी भी रख लूँ। सो लेकर आते हैं अब हम अपनी एक और स्टोरी। सो ये स्टोरी जो है वो हमारी एक बड़ी प्यारी एक्ट्रेस, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट एक्ट्रेस, और मुझे इसलिए भी पसंद है। एक लफ्ज हम बोलते थे आप भूल गए। शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। हाँ, क्या था? कुछ कहते थे। शी इज एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट। आई लव हर एंड हु डजंट। तो यासरा रिजवी की हम बात करें हैं यासरा रिजवी की, जो कि यासरा रिजवी एज एन एक्ट्रेस तो जानी ही जाती हैं, यासरा रिजवी एज शायरा भी उनको बड़ी मकबूलियत हासिल है। शायरा के साथ ही तो उर्दू मीडियम हो गई। क्यों? मकबूलियत। So basically मकबूलियत हासिल है। और अगर तुमने उनकी शायरी सुनी हो तो बड़ी मजे की अच्छी शायरी वो करती हैं। अच्छा, कभी मुझे उनकी शायरी बड़ी समझ आ जाती है, कभी मेरे सर के ऊपर से चली जाती है, पता नहीं क्यों। मेरा इंटरेस्ट नहीं है शायरी में बहुत ज़्यादा। Probably हो सकता है इस वजह से, बट मेरा तो बहुत शदीद इंटरेस्ट है शायरी। चलें खैर, बात न्यूज़ बताएं। हुआ ये कि कुछ ऐसे पहले ये बात फैली कि यासरा रिजवी की तलाक हो चुकी है उनके हस्बैंड के साथ, और क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं कर रही उनके साथ, और कोई स्टोरी नहीं लगती, कोई पोस्ट नहीं लगती, तो इस पे वो थोड़ी भड़क उठी और उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हर एक की प्राइवेट लाइफ होती है, ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई पब्लिकली उसे लगाए। वो पोस्ट जो है वो हम ऊपर लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये वही हमारी एक हमेशा की तरह की एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी कि क्या स्टार्स की प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ सेपरेट होती है क्या? इस पे आज इसको वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देना। ये वंस एंड ऑल फॉर खत्म हो ही नहीं सकती, मेरे ख्याल ये ऑनगोइंग डिबेट है। हाँ, मतलब या तो मेरे ख्याल में पब्लिक फिगर क्या होता है, फिर प्राइवेट फिगर तो नहीं होता ना। अगर आप डिमांड करें आपको प्राइवेट लाइफ चाहिए तो पब्लिक फिगर क्या होता है, पब्लिक प्रोफाइल क्या होती है? आपकी इंस्टाग्राम प्राइवेट है? मेरी नहीं, यासरा की नहीं। प्राइवेट कर दो, उससे क्या होगा? नहीं, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, देखो मैं तुम्हें एक सोशल मीडिया क्या इसको उर्दू में क्या कहेंगे? समाजी एक बंदे से नहीं होता है ना, चार बंदों से हो गया क्या? 4 बंदे सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स रखने हैं? नहीं 4 लोगों की तो ताश होती है मुश्किल से। एग्जैक्टली। तो
इसको किस तरह से आप कहोगे कि मतलब हमारी प्राइवेट लाइफ मैं इस मौक़िफ़ के बहुत खिलाफ हूँ कि ये जो कहा जाता है कि हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, तो फिर आप पब्लिक फिगर क्यों हो? बोलिए। थैंक यू, बोलिए। जज साहब ने कहा बोलिए। तो अब मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है, लेकिन इसके ऊपर एक दोबारा से बात करें। हर बहस होती है। हाँ, नाउ लेट मी दोबारा से मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता दूं। पहले ये होता था, स्टार्स की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती थी, स्टार्स की बिल्कुल वो शेयर नहीं करते होते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो कैमरामैन, पेपरैज़ी, ये सारे उनके घर के बाहर खड़े होते थे घेर के, सिर्फ एक झलक देखने के लिए कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, वो अपडेट करते होते थे जी। देन आहिस्ता लेकिन एक मिनट, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में। बॉलीवुड और लॉलीवुड में, सॉरी, लॉलीवुड में ऐसा नहीं होता ना, लॉलीवुड में ऐसा होता है ना, पाकिस्तानी ये जो टेलीविजन मैंने किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया, मैंने जनरल बताया। अच्छा चले ठीक है, कि पहले एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में पापराजी का कोई ऐसा कल्चर नहीं है। हाँ, व्हाट आई एम टेलिंग इज कि पहले ये चीज़ होती थी कि सिर्फ लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए कि उनके फेवरेट स्टार्स अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं, वो इस तरह की एक स्नीक पीक चलती रहती थी उनकी लाइफ में। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आना शुरू हो गई, स्टार्स ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया अपने फैंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता। तो उन्होंने अपनी लाइफ को इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया कि हम अपनी लाइफ में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अब ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये सेलिब्रेशन हो रही है, ये गमी खुशी उन्होंने अपने फैंस के साथ डिस्कस की, जो कि उसको फैन चाहते थे। इस बात को यहाँ पे भूलने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है। अगर वो कोई दुख की बात आपसे शेयर कर देते हैं या कभी कभी आपसे खुशी की कोई बात शेयर कर देते हैं, इट डजेंट मीन कि उनकी अपनी प्राइवेसी वहाँ पे एंड हो जाती है। अगर मैंने आपसे कोई बात शेयर कर दी है, डज इट मीन कि अब आप 100 लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे, या आपको हक हासिल हो गया है कि अब आप उस प्राइवेसी को ब्रीच कर दें? या पहले आप ही तो चाहते थे मेरी लाइफ के बारे में जानना। फिर जब मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताना शुरू किया, जितना मुझे मुनासिब लगा मैंने आपको बताना शुरू किया, तो आप ये समझना शुरू हो गए कि हाथ पकड़ाया तो बाजू भी पकड़ लो पूरी। हाँ ठीक है, ये मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। हो गया एग्री? हाँ ठीक है, वेरीफाइड ब्लू टिक। नहीं ठीक है, लेकिन इस बात मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे लड़ाई करना छोड़ दें कि हमारी प्राइवेट लाइफ नहीं है, प्राइवेट लाइफ नहीं। क्या मतलब, क्या कहना, साबित क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब आप क्या हैं फिर? प्राइवेट हो जाएं आप, बिल्कुल अपना प्राइवेट अकाउंट अलग रखें, ना बनाए पब्लिक। आपको भी जरूरत, आपको पता है आपको हिट रहने के लिए सोशल मीडिया की आपको भी जरूरत, लाइमलाइट की जरूरत होती है, जरूरत है। या तो अगर आपने हिट नहीं होना तो फिर तो ठीक है ना, या तो आपको जरूरत नहीं है काम की, तो चलो समझ आती है। अच्छा, बट आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मासेस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज यासरा रिजवी हरसेल्फ। मुझे नहीं लगता यासरा, मैं एक ओवरऑल अम्ब्रेला की बात कर रहा हूं। मैं यासरा रिजवी की स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा, वो बड़ी सेंसिबल बंदी हैं, लेकिन मेरी ये बहस हमेशा रहेगी। तो हाँ ठीक है, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन ये बात हमेशा ही जो है ना, जो है इसका डिसीजन जो है हमेशा। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में, हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे ख्याल में ये बहस हमेशा ऑनगोइंग रहेगी। हमेशा हम 3-4 दफा ये बहस कर चुके हैं, है ना? बट लाइफ सबकी अपनी अपनी लाइफ है, उनको जीने दें और जीने का हक सबको हासिल होना चाहिए, ठीक है? मॉप नहीं करना चाहिए। चलें, इस स्टोरी को हम रखते हैं साइड पे। आज हम सारी स्टोरीज बड़े अच्छे से लेकर आ रहे हैं। अब हम लेकर आते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है एक अपकमिंग फिल्म के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी 7, 8, 9, 10 एपिसोड्स पहले बात कर चुके हैं। ये मूवी है एक क्रिमिनल के ऊपर बनी हुई, जिसका नाम है जावेद इकबाल, ठीक है? और अच्छी बात यह है कि वो मूवी अब रिलीज होने लगी है 24 दिसंबर को। हाँ, इसके डायरेक्टर हैं अबू अली खान। हाँ, और उसके अंदर हमें नजर आएंगे यासिर हुसैन एज जावेद इकबाल, और साथ साथ में नजर आ रही हैं आयशा उमर नजर आ रही हैं, और मजीद कास्ट में नजर आ रही हैं पारस। मजीद कास्ट में नजर नहीं आ रही क्योंकि मजीद कास्ट के ऊपर तार पड़ी हुई है। अच्छा, अब आपको मजीद कास्ट में क्या नजर आ रहा है? कास्ट नजर आ रही है, कास्ट में पारस मसरूर, ओके, रबिया कलसूम और मजीद कास्ट अमीन। अब हमें कास्ट सारी नजर आ गई है क्योंकि तार हट गई है। अच्छा, इनिशियली मूवी रिलीज होनी थी अक्टूबर में, और अक्टूबर में रिलीज नहीं हो पाई। एक तो वो सैनमास का वो आ रहा था, सैनमास नहीं ओपन हो रहे थे, और सेकंड जो था उसको सेंसर से पास नहीं हुई वो मूवी, और अब ये रिलीज हो रही है दिसंबर 24 को। बाय द वे, कायद-ए-आज़म खत्म हो गया, पानी गिर भी गया पानी। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद नहीं आ रही 25 दिसंबर को। क्यों? उसको आगे जाके रिलीज करेंगे अच्छी प्रमोशन के साथ। तब तो इवेंट ही गुजर चुका होगा, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं।
बड़ा अच्छा था, उसे 25 दिसंबर के साथ करते अगर रिलीज तो चलें। खैर अब ये मूवी देखेंगे हम 24 दिसंबर को। हाँ ये मूवी जिन्होंने ये एक क्रिमिनल पे है जिन्होंने 100 बॉयज को, बच्चे के बॉयज बच्चे भी वही होते हैं, बच्चे छोटे भी होते हैं, उनमें हम सबको बच्चे कहते हैं। बेबीज होते हैं फिर क्या बच्चे? अब तो मुझको यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है। इन्फेंट्स होते हैं सबसे छोटे बच्चे, अच्छा, फिर होते हैं टोडलर्स जो रेड़ने वाले बच्चे होते हैं, क्या बदतमीज, फिर किड्स होते हैं, अच्छा, फिर छोटे आगे छोटे छोटे करी जाओ, बता रहा हूँ ना, कर रहा हूँ बड़े बच्चे ठहर जाओ। फिर एडल्ट्स होते हैं और फिर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। 100 बॉयज को उन्होंने कत्ल किया तो जल्दी देख पा रहे हैं, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। ओके बड़ा एक न्यू सा टॉपिक होगा, बहुत कम इस तरह की मूवीज बनी है पाकिस्तान में। नहीं, इस तरह की स्टोरीज को अब आवाज मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि क्या जुल्म की दास्तान थी, और ये हम देखेंगे जाके। हाँ। आप चलेंगे ऐसे नहीं सफा? जरूर। इस मूवी के लिए आप एक्साइटेड है? इस मूवी के लिए मैं चलूंगा, मुझे ये अलिफ बे जी मूवीज पे नहीं आपने ले जाना। नहीं, पीछे तो देखो, लेकिन देखने चलेंगे नहीं। आई विल टेल यू मैं किस मूवी पे यार, एज एन ऑडियंस आई एम वेरी सिलेक्टिव, मुझे जो लोग पसंद है मैं उन्हीं की मूवी देखता हूं। आई नो तुम्हारा ये शुरू से है। हाँ, सो आई कांट डू दिस थिंग कि मुझे एक बंदा नहीं भी पसंद फिर भी मैं एक दफा मैंने इसको बिठा के आधी मूवी दिखा दी, लिपस्टिक अंडर में बुर्का, नहीं देखनी मैंने, नहीं देखी इसने। हाँ नहीं देखी। अब देख ली है? अब देख ली मैंने, हाँ। और फिर रिग्रेट किया कि उस दिन क्यों नहीं देखी जब अरसलान ने कहा था? हाँ मैंने रिग्रेट किया, क्योंकि उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने उनका नाम क्या, पाठक का, रत्ना पाठक, उनका काम फिर मैंने ऐसा ऐसा थोड़ा देखा, तो आई वाज इंटरेस्टेड कि मैं देखूं। ओह माय गॉड, ऐसन को किसी मूवी या कोई प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। टीवी लाउंज में अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पे हमने रिव्यू करना है। अभी हम और हमारी पहले से जंग छिड़ चुकी है, नहीं छिड़ चुकी है वो जंग, आप टीवी लाउंज में आई थिंक सुन चुके होंगे, हम देखते हैं अभी। खैर तो ये मूवी के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो 24 दिसंबर को हम चलेंगे सिनेमा जरूर। मुंशी जी तो आ ही जाएगा इस पे। हाँ। तो अब हम इस स्टोरी को रखते हैं साइड पे और हो गई है न्यूज़ पे। अब हम लेकर आते हैं अपनी आज की लास्ट न्यूज़, जो कि हमेशा की तरह हमारी एक न्यूज़ लास्ट न्यूज़ नहीं है, इसके बाद एक न्यूज़ आनी है। नहीं ये आखिरी नहीं मेरे पास है एक न्यूज़। कौन सी? आई विल डिस्कस। अच्छा, लास्ट न्यूज़ दिस इज फेडिंग स्टार्स। आज के फेडिंग स्टार्स में 2 फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, जिनमें एक हैं अलिशबा यूसुफ जो कि सारा यूसुफ की सिस्टर हैं। उनको हमने देखा, मैं अब्दुल कादिर हूँ मैं। अभी क्या बदतमीजी कर रहे हो? क्या बात? तुम नीचे क्यों देख रहे हो? ताकि क्या आएगी बारात में, एनी क्या आएगी बारात में, एक नज़र मेरी तरफ में और मेरे दर्द को जो जुबान मिले। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं जिनकी एक्सप्रेशंस उनकी आंखों से आप फील करते हो। करेक्ट। और बहुत जल्दी आप उनसे कनेक्ट कर जाते हो। फॉर मी आई रियली वांट कि वो वापस आए। और जो सेकंड जो इस दफ़ा हमने फेडिंग स्टार में चूज़ की हैं वो है निम्रा बुच्चा। आई लव निम्रा बुच्चा टू। उनको हमने रिसेंटली देखा चुड़ैल्स में। इसके अलावा वो थिएटर करती रहती हैं अक्सर, लेकिन थिएटर की ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है, जनरल पब्लिक ज़्यादा लिमिटेड कैनवस नहीं कर सकती। करेक्ट। हमने उनको अच्छे अच्छे ड्रामा में देखा, आखिरी स्टेशन है, नाम है, एक नज़र मेरी तरफ है। इसके अलावा मेरा यकीन है, मुझे देखना पड़ा सॉरी। मूवीज़ में भी वो आ चुकी हैं जिसमें हो मन जहाँ में वो नज़र आएंगे और मंटो में भी नज़र आएंगे। अभी उसमें भी वो नज़र आएंगी मिस मार्वल में। उनका करेक्टर है क्योंकि उसके कास्ट में निम्रा बुच्चा का नाम भी शामिल है, लेकिन हम वो चाहते हैं कि हम उनको टीवी में भी देखें। तो फेडिंग स्टार्स के आज के जो 2 नाम थे वो थे अलिशबा यूसुफ और निम्रा बुच्चा। वो रियली वांट कि ये लोग वापस टीवी पे आए, जिस मीडियम से इनको इतनी रिकग्निशन मिली है उसी मीडियम पे वापस आए। निम्रा तो फिर भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं, लेकिन अलिशबा यूसुफ से 2016 के बाद से हमें नजर नहीं, वो तो गायब हैं। सो अगर उन तक हमारे व्यूज पहुंच रहे हैं तो वी वांट देम टू प्लीज कम बैक एंड मेक देयर कम बैक, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट हैं ये दोनों और बड़ी रियल एक्टिंग करते हैं। So we want those people to come back in the limelight. Okay. आखिरी न्यूज़ क्या थी? अच्छा, आखिरी न्यूज़ जो है उसको हम लोग इसको पहले साइड पे कर लेते हैं। आखिरी न्यूज़ का टाइटल खुद ही अब पता लग जाएगा आप लोगों को। आखिरी न्यूज़ जो है वो हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि हम अपने कैनवस या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इस तरह की एक स्टोरी को भी लाजमी डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा आपसे हंसती बातें करें, थोड़ी बहुत आपसे इस तरह की भी बातें करना ज़रूरी हैं जो हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं सियालकोट इंसिडेंट की जो भी रिसेंटली हुआ है, आप सबको पता लग गया है, जिसकी बेस ब्लास्फेमी थी। आप लोगों ने उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी देखी होंगी
और कुछ जिन्होंने उस तरह का एक हीनियस क्राइम जो है उसको परफॉर्म किया, उनकी भी वीडियोस जिसमें वो बाकायदा बड़ा इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। माय फर्स्ट पॉइंट इज़, अच्छा इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी सुन चुके हैं कि जी उस श्रीलंकन जो सिटीज़न था उसने ब्लास्फेमी की, उसने कोई पोस्टर था, कोई ब्रोशर था, उसको उतार के, स्टिकर को उतार के नीचे फेंक दिया और इस तरह की कोई चीज़ है ना। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उसको तो पता नहीं कि जिस हस्ती के बारे में उसने इस तरह की कोई चीज़ की है वो कौन है। हमें तो पता है, हम उनके बारे में बात करने वाले भी कोई नहीं है, हम तो बहुत छोटी हस्ती हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं। द थिंग इज़ कि फर्स्ट वो आपके रिलीजन से नहीं था, वो आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता था, तो आपको बताना उसको फ़र्ज था कि यार दिस इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग फॉर अस, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। प्लस इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि उसका कोई इशू चल रहा था तो उसको उस इशू के तहत इसमें घसीटा गया। अभी तक की जो न्यूज़ आई है कि वो अभी तक यही समझ आया कि किसी ने पर्सनल दुश्मनी ग्रज निकाला है। हाँ तो अच्छा, उसके बाद तो कोई बहस रहती नहीं। हाँ, अगर तो आप इस पॉइंट के ऊपर बात करें कि उनकी शान में गुस्ताखी, तो वो नाकाबिले कबूल है, वो हम उस चीज़ के ऊपर हमेशा हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को डील करने का एक मीडियम है, लॉ है, आपके कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो। वरना कल को आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देंगे कि इसने ब्लास्फेमी की है, तो बगैर जाने इस तरह की कोई चीज़ कर दो। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। भाई आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, ठीक है, आप उसके कानून के मुताबिक कोई भी सज़ा डिसाइड कर लें, लेकिन एक दफ़ा अगले को उसका पर्सपेक्टिव रखने का हक तो दें कि क्या चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस दीन को आप मानते हैं उसी दीन की नहीं मानते। अब तैफ वाला जो इंसिडेंट है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हो रहा था, तो जिब्रील ने वहाँ आके कहा कि अगर आप मुझसे कहें तो मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान तबाह कर दूँ, तो उन्होंने उनको कहा नहीं। द मेन पॉइंट इज़ कि इस्लाम इन चीज़ों से नहीं फैल सकेगा। अब आपने ये कर लिया, आपने क्या मैसेज दिया उस सारी कम्युनिटी को जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है कि हम बड़े अच्छे और पीस लविंग पर्सन्स हैं। आई एम सॉरी, नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा इस मामले में ना दो चीज़ें आई वांट टू डिस्कस। एक तो ये कि कोई भी चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल इस्लाम अगर आपने फैलाना है तो आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाएं ताकि वो और कभी भी आपने ये चीज़ नोट की होगी, जितना हम किताबों से पढ़ते हैं उससे हम कभी उतना नहीं सीखते जितना हम उसको हम अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में। या जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाएंगे, यार ये बंदा देखो इस्लाम फॉलो करता है, झूठ नहीं बोलता, 5 वक्त का नमाजी है, इसके दिल में अदल इंसाफ है, इसका हर एक का मतलब जो इस्लामी तालीमात हैं और जो कि बेहतरीन है, और उस पे आप अगर उसको इस तरह से रिएक्शन दोगे तो इस्लाम तो फिर इस तरह से तो बदनाम होगा। ट्रू। और सेकंड ये कि मैंने एक चीज़ पढ़ी कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब दुनिया के बदतरीन लोगों के पास है। हाँ। ये पढ़ने के बाद मुझे बड़ी सैडनेस हुई। हाँ। शदीद सैडनेस हुई। और बट एल्स आई कैन से नहीं, दिस इज वन सच इंसिडेंट जिसको जानने के बाद आप थोड़ा सा स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि पहले हम ही वो लोग हैं जो मज़हब का सहारा लेते हैं, फिर हम ही वो लोग हैं जो मज़हब के नाम पे वार भी करते हैं। तो 2 ही तबके हैं जिन्होंने मुल्क को कंफ्यूज कर रखा है, एक पॉलिटिशियंस और दूसरे इस जो तरह के जो सर्कल से बिलोंग करते हैं। मैं कहीं भी किसी भी रिलीजियस पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि पॉइंट नहीं आगे रखने दे रहे किसी पर्सन को ये जानने का। अब एज अवाम, एज नेशन, अब हमें बताएं क्या किया था उसने, कोई वीडियो को प्रूफ लेकर आएं। अगर आप नहीं ला सकते तो फिर आप मुजरिम हैं, क्योंकि अदालत तो यही मांगती है ना आपसे। तो आप कानून को अपने हाथ में ले लें, आप जला दें, सबको जला दें, जितने रह गए हैं ना उनको भी जला दें। जाएं उनके पास, उनसे पूछें कितना दीन आता है। तो अगर आपके उस करिकुलम के मुताबिक उनको दीन नहीं आता, आप मार दें, उन्हें जला दें। दिस इज़ दी एंड, ऐसे फैलेगा दीन। ठीक है, हम सबको ख़त्म कर दें तो जो रह जाएंगे फिर वो आपका दीन फैलाएंगे, और फिर इससे जब आप ऊपर जाएंगे तो बहुत खुश होगा अल्लाह, और बहुत खुश होगा नबी, आपके जितने भी हैं सारे नबी, सारे सहाबा बहुत खुश होंगे आपके इस अमल से कि आपने मार दिया। तो फिर मेरा ख्याल है वो पता नहीं किसने कह दिया था कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत को मार दिया, और जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचा दिया। तो दिस इज़ दी एंड, इस पॉइंट के ऊपर हम एंड कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल दिस वीक। आई होप आपको इस वीक की स्टोरीज, अच्छी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। हमें अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिए करें, ड्रिल करें, उर्दू भाषा जाती है थोड़ी सी। ड्रिल वही है
चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे और आपने अभी तक बाय एनी चांस इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ एक प्यारा सा बटन है यूट्यूब में बना रखा है। मैं कह रहा हूँ कि व्यूज जो हैं, सब्सक्राइब लोग जो हैं वो कम देख रहे हैं और अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं। प्लीज़ इसके अलावा वीडियोस को लाइक्स कर दें और कमेंट्स से हमें लाजमी बताया करें क्या मिसिंग है और क्या नहीं। हाँ, और फॉर गॉड सेक कमेंट्स को प्लीज़ अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट्स को थोड़ा सा शुगर कोट करने में कुछ नहीं जाता। आप घर में भी किसी से बात करें तो आप करने से पहले सोचते हैं कि यार कहीं मैं बहुत तीखी बात तो नहीं कर रहा, तो कमेंट्स में भी इस तरह की बात कर लिया करें। अगर आप नहीं भी करते तो इट्स फाइन यार, कांट से समथिंग ऑन इट। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। खुश रहें, खुश रखें, सर्दी से बचें और डेंगू से बचें, अपना बहुत ख्याल रखें। खट्टी चीज़ें भी ना खाएं और सर्दी से और डेंगू से बच के और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।